कंसल्टेंट यूरोसर्जन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, वर्धमान हॉस्पिटल और ज्योति हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर से। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रोस्टेट यानी गदूद संबंधित बीमारियों का इलाज। उसमें हम गदूद से जुड़ी बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे, उन बीमारियों के बचाव के बारे में बात करेंगे और उन बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले बात करते हैं गदूद होता क्या है। गदूद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में, हमारे यूरिनरी सिस्टम में, पुरुषों के स्पेसिफिकली यूरिनरी सिस्टम में का एक हिस्सा है जिसमें ऊपर गुर्दे लगे हुए हैं। गुर्दे से जुड़ी हुई ट्यूब जिन्हें यूरेटर कहते हैं वो है, जो ट्यूब के माध्यम से हमारा पेशाब की थैली या ब्लैडर में आ जाता है, उसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। पेशाब की थैली के ठीक नीचे लगी हुई एक अखरोट के बराबर ग्रंथि होती है जिसे पुरुषार्थ ग्रंथि, हिंदी में गदूद या इंग्लिश में प्रोस्टेट कहते हैं। गदूद का काम क्या है? गदूद एक हमारा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिसका काम है जो हमारा वीर्य आता है, जो शुक्राणु आते हैं गोलियों से, अंडकोश से, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो फ्लूइड बनता है, जो तरल पदार्थ बनता है, वो गदूद ही सिक्रीट करता है। गदूद अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग लोब्स में, दो उसके साइड के लोब्स लेटरल लोब्स कहते हैं, एक बीच का लोब उसे मिडिल लोब या मीडियन लोब भी कहा जाता है। अब बात करते हैं गदूद की बीमारियां क्या क्या होती हैं। प्रमुख रूप से बात करें, गदूद की सिर्फ 3 बीमारियां होती हैं। गदूद का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जिसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, गदूद का बढ़ना एनलार्जमेंट जिसको BPH या BEP कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, और चौथा गदूद का कैंसर। गदूद का कैंसर मर्दों में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है एंड अगर ये सही समय पे डायग्नोज कर लिया जाए तो इस कैंसर से आसान कैंसर ट्रीट करने में कोई और कैंसर नहीं होता। अब बात करें गदूद बढ़ता क्यों है, गदूद का बढ़ने की बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो गदूद बढ़ता क्यों है, गदूद का साइज क्यों बढ़ता है? तो गदूद जो है, जो ग्रंथि है, वो अपने जीवन काल में, पुरुष के जीवन काल में 2 बार उसमें ग्रोथ होती है। पहला ग्रोथ स्पर्ट तब आता है जब कोई बच्चा, कोई लड़का अपनी जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, यानी 13 से 18 साल की उम्र के बीच में पहला बार गदूद में ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। उसके बाद लगभग 25-30 साल की उम्र तक गदूद में कोई ग्रोथ नहीं होती, गदूद उतना का उतना ही रहता है। 30 साल की उम्र के बाद गदूद फिर से बढ़ना स्टार्ट होता है। ये जो दूसरी बार में जब गदूद बढ़ता है, जब दूसरा ग्रोथ स्पर्ट गदूद में आता है, उस ग्रोथ स्पर्ट में ही प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट को BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, जिससे कि हम लोग परेशान होते हैं और डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं। गदूद का जो ये एनलार्जमेंट है, जो बढ़ाना है, ये नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट है, इसका कैंसर से कोई संबंध नहीं है, ये टोटली बिनाइन डिसीज है। BPH कभी कैंसर में तब्दील नहीं होता। अब गदूद जब बढ़ना शुरू हुआ, जैसा आप इस फोटो में डायग्राम में देख रहे हैं, नॉर्मल लेफ्ट साइड में जो पेशाब की थैली है उसके नीचे गदूद है, बीच में रास्ता जा रहा है। वाइड राइट साइड में अगर आप देखें तो वो जो गदूद पेशाब की थैली के नीचे था वो बढ़ गया, उसने बीच का रास्ता यूरेथ्रा जिसको कहते हैं उसको हमारा दबा दिया। उस यूरेथ्रा के दबाव के कारण ही हमें गदूद से संबंधित लक्षण आते हैं। 50 से 60 साल की उम्र के किसी भी पुरुष में इस समय आधे पुरुष को लगभग गदूद की समस्या हो जाती है और 80 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लगभग 90% मर्द गदूद की समस्या से परेशान रहते हैं या ग्रस्त रहते हैं। तो अब सवाल आता है कि गदूद बढ़ता क्यों है? तो इसका एक इलाज कारण है एजिंग, यानी जैसे कोई, अगर मैं अपने मरीजों को समझाता हूं कि जैसे एक उम्र के बाद सिर पे बाल सफेद आने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही गदूद भी एक उम्र के बाद फूलना स्टार्ट हो जाता है, गदूद बढ़ जाता है। वो उम्र 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, वो उम्र हर इंसान में अलग अलग है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इस उम्र के बाद ही गदूद बढ़ जाएगा। हाँ, गदूद बढ़ना शुरू सबका हो जाएगा एक उम्र के बाद, बट वो लक्षण कब देगा वो अलग अलग उम्र पे डिपेंड करता है। दूसरा कारण है गदूद बढ़ने का कुछ हार्मोन, जैसे कि जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है, उसका लेवल एक उम्र के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से गदूद में इंक्रीज ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं इसके
पिता में रही, माता में रही, पिता में रही, दादा में रही, फैमिली हिस्ट्री रही उसकी, या उसको मोटापा है, या उसको एक्सरसाइज नहीं करता है, ऐसे लोगों में गदूद के सिम्टम्स थोड़े जल्दी आ जाते हैं। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय लगभग 93% जेरियाट्रिक पॉपुलेशन यानी 93% बुजुर्ग लोग गदूद की समस्या से हिंदुस्तान में ग्रस्त हैं इस समय जब हम बात कर रहे हैं। अब गदूद के लक्षण क्या हैं? जैसा आप सब लोग इस चित्र में देख रहे हैं, गदूद के प्रमुख रूप से 8 लक्षण होते हैं, जिसमें पेशेंट कंप्लेन करता है, मोस्ट कॉमन कंप्लेन, कि मुझे बार बार पेशाब जाना पड़ता है। नंबर दूसरा, रात में उसको पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। रात में जो पहले एक बार उठता था या नहीं उठता था, उसको रात में उनको 2 या 2 से अधिक या 3 बार या 4 बार पेशाब के लिए उठना पड़ जाता है। पेशाब करने जाते हैं, पेशाब करने पे जाते ही पेशाब नहीं आता, पेशाब कुछ समय बाद आता है, या पेशाब की धार काफी कमजोर हो गई है, या पेशाब करने का जैसे ही हाजित हुई तुरंत पेशाब करने के लिए भागना पड़ता है, नहीं तो पेशाब कपड़ों में भी निकल सकता है, या उस व्यक्ति को बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता रहे, और पेशाब करने के बाद वो व्यक्ति कंप्लेन करे कि पेशाब कर लेता हूँ, पेशाब करने के बाद भी कुछ बूंदें बार बार टपकती रहती हैं, जिससे कि अंडरवेयर उसका खराब हो जाता है। ये सब लक्षण हैं जिससे कि पता चलता है कि हमें गदूद से संबंधित लक्षण हैं, प्रॉब्लम है। अगर कोई भी व्यक्ति इन लक्षणों से गुजर रहा है तो उसे अपने नजदीकी फिजिशियन से या प्रेफरेबली यूरोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब हमें पता कैसे चले कि हमें गदूद है? हमने जो लक्षण बताए उससे हमें पता चल गया। अब हमें आगे करना क्या है? डायग्नोसिस कैसे कराएं? डायग्नोसिस करने के लिए किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करने का तरीका है कि अपने फिजिशियन से, अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो आपसे हिस्ट्री लेंगे, आपका एग्जामिनेशन करेंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे। कुछ टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे यूरोफ्लोमेट्री है, ब्लड के टेस्ट हैं, यूरिन के टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड है। इन सब की मदद से ही एक डायग्नोसिस बनती है, जिससे पता चलता है कि हमें गदूद की प्रॉब्लम है। हिस्ट्री में बात करें, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है IPSS स्कोर, यानी इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम्स स्कोर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्कोर एक चार्ट हम आप लोग अपने हर मरीज से जिसको पेशाब की संबंधित प्रॉब्लम होती है उनसे फिल कराते हैं। इसमें प्रमुख रूप से बातें जो पूछी जाती हैं मरीज से, जो मरीज अपने ही लैंग्वेज में लिखता है, उसमें होता है कि कितनी बार मरीज को ऐसा लगा कि पेशाब तो करा पर पेशाब की पूरी तरह से खाली नहीं हुआ, यानी अधूरा खाली रहता है, और कितनी बार मरीज दिन में हर 2 घंटे से कम में पेशाब के लिए चला जाता है, कितनी बार मरीज को ऐसा लगता है कि पेशाब आया, मैं रोक नहीं पाऊंगा, अर्जेंसी है, बार बार भाग जाना ही पड़ेगा मुझे, या कितनी बार उसको पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ा, या पेशाब करने के लिए गया पर पेशाब नहीं आया, थोड़ी देर बाद आता है पेशाब, और रात में मरीज को कितनी बार पेशाब उठना पड़ता है। इन सब लक्षणों से, इन सब बातें से पूछ के भर के एक स्कोर बनाया जाता है। एंड इन सब में से, इन स्कोरिंग में से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कोर है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि मरीज की जो मौजूदा प्रेजेंटली जो मरीज के लक्षण हैं, उससे मरीज की लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन शैली कितनी प्रभावित है। तो इसमें हम जरूर पूछते हैं, क्या जो आपके लक्षण है उससे आप खुश हो, नाखुश हो, बेहद नाखुश हो, एक्सेट्रा। वो ही बताता है ट्रीटमेंट मोडालिटी की आगे क्या करना है। उसी से मरीज को पता चलता है कि वो कितना रिलीफ उसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आया। जैसे डायग्नोसिस की हम बात कर रहे थे, हिस्ट्री में मैंने बताया IPSS। सेकंड आता है यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री एक यूरोलॉजिस्ट का स्टेथोस्कोप की तरह है। यूरोफ्लोमेट्री में हम लोग मरीज को नॉर्मल एक टॉयलेट सीट पे पेशाब करने को कहते हैं। उस मशीन में, उससे टॉयलेट सीट से सेंसर जुड़े होते हैं, जो कि एक कंप्यूटर पे ग्राफिक के रूप में हमारे सामने आ जाता है। उससे हमें पता चलता है मरीज का यूरिन का फ्लो कैसा है। जैसे नाम रहता है यूरोफ्लो, यानी उसका फ्लो यूरिन का कैसा है, उसका अमाउंट कितना है, उसको टाइम कितना लगा यूरिन करने में, और भी कुछ चीजें इससे डायग्नोसिस बना ली जाती है, जिससे कि यूरिन का यानी उसके मसाने का फंक्शन क्या है उसका असेसमेंट उससे यूरोफ्लोमेट्री से चला जाता है। यूरोफ्लोमेट्री कराने के बाद अनदर इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हम कराते हैं वो है अल्ट्रासाउंड मरीज का। अल्ट्रासाउंड कराते हुए एक बात का ध्यान रखना होता है कि मरीज को हम बताते हैं या रेडियोलॉजिस्ट को हम लिख के देते हैं कि उसका अल्ट्रासाउंड पेशाब करने से पहले और पेशाब करने के बाद 2 बार टेस्ट होना है।
जिससे कि पता चल सके कि पेशाब करने से पहले कितना पेशाब था और पेशाब के बाद करने के बाद कितना पेशाब अंदर रुक गया। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है ट्रीटमेंट में कि पोस्ट वॉइड यूरिन यानी पीवीआर कितना है उस मरीज का। अल्ट्रासाउंड का उद्देश्य है पीवीआर पता करना, गदूद का साइज क्या है वो पता करना, गदूद की इकोजेनेसिटी क्या है। इकोजेनेसिटी मतलब गदूद किस तरह का है। एक जैसा गदूद को होमोजीनियस इकोजेनेसिटी कहते हैं, जो अधिकतर प्रोस्टेट के बिनाइन डिसीज में होता है। हेट्रोजेनस प्रोस्टेट अगर होता है तो वो कैंसर की तरफ रुख करता है, लक्षण बताता है। और इंपॉर्टेंट टेस्ट एक अल्ट्रासाउंड से भी पता चलता है कि गदूद की रुकावट के कारण उस मरीज में कितना गुर्दों पे असर पड़ रहा है। उसकी रुकावट से गुर्दों में सूजन तो नहीं आ रही, या पेशाब की थैली में उसके सूजन तो नहीं आ रही। ठीक, उसके बाद करते हैं यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट का पर्पस वही है, उसको गदूद के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि जैसे मैंने लक्षण में बताया इन्फेक्शन भी हो जाता है मरीजों में बार बार, तो यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। कुछ ब्लड टेस्ट में कॉमन टेस्ट हम कराते हैं, उसका ब्लड यूरिया, उसका ब्लड सीरम क्रेटिनिन और उसका सीरम पीएसए। पीएसए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि एकमात्र एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि बताता है कि वो उसमें कैंसर के चेंजेस हैं या नहीं है। अब बात करें ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है प्रोस्टेट का। क्योंकि प्रोस्टेट बुढ़ापा सबको आना है, तो प्रोस्टेट तो सबका फूलना है, बट हर मरीज को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। 90% लोगों को प्रोस्टेट के और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 10% लोगों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। बीपीएच के ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट का जैसे मैंने आपको बताया एम है जो मरीज की जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो इम्प्रूव करना। और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कितने उसके लक्षण हैं। कई बार ऐसा होता है पेशेंट आता है कहता है सर मेरे अल्ट्रासाउंड में मैंने कराया उसमें प्रोस्टेटोमेगेली है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ लिखा है, ग्रेड 2 लिख दिया, ग्रेड 1 प्रोस्टेट लिख दिया। और हम उससे पूछते हैं कि क्या कोई पेशाब का लक्षण है, आईबीएस से स्कोर बनवाते हैं, उससे स्कोर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, पर वो चाहता है कि प्रोस्टेट का इलाज करते हैं। तो प्रोस्टेट का इलाज प्रोस्टेट के साइज से नहीं होता या उसकी ग्रोथ देख के नहीं होता। प्रोस्टेट का इलाज करा जाता है कि आपको लक्षण क्या है, उन लक्षणों को हमें ठीक करना है, ना कि आपके साइज को ठीक करना है। तो उसमें सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट, जो कि इनिशियल हर पेशेंट में स्टार्ट करा जाता है। उसका मेडिकल मैनेजमेंट करने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट होते हैं। हमें पेशेंट का साइज क्या है प्रोस्टेट का ये देखना होता है, उसकी यूरोफ्लोमेट्री में कैसे फ्लो है वो देखना होता है, उसका कोई और उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, मान लो वो खून पतला करने की दवाई ले रहा है, कोई हार्ट की टेबलेट, कोई और हार्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है, स्टेंट पड़े हुए हैं, तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं उसको किस तरह की मेडिसिन देनी है। कॉमनली रूप से 2 तरह की दवाएं यूज करी जाती हैं, एक अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं जिसमें टैमसुलोसिन और सेलोडोसिन होता है, दूसरा 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स जैसे ड्यूटास्टेरॉइड, ये सब दवाइयां स्टार्ट करी जाती हैं। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। किन पेशेंट्स का ऑपरेशन करा जाए, गदूद का इलाज करा जाए। गदूद के ऑपरेशन करने के लिए कुछ ही इंडिकेशंस है, जिसमें सबसे पहला इंडिकेशन है कि ऐसे पेशेंट्स जिसमें गदूद बढ़ने की वजह से गुर्दों पे असर पड़ रहा है, गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे, उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे मरीजों को ऑपरेशन करें। दूसरा, पेशेंट कहे कि बार बार उसे पेशाब का बंद लग गया है, 2 बार से अधिक वो नलकी डलवा चुका है, फिर भी पेशाब का बंद लग जाता है, बार बार उसे यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, उसको बार बार पेशाब की थैली में स्टोन बन रहे हैं, कई बार अधिकतर बहुत सारा खून आ जाता है पेशाब में, हिमेचूरिया जिसको कहते हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 महीने का ट्रीटमेंट लिया भी मेडिकल बट उसे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ऐसे पेशेंट्स को सर्जिकल ट्रीटमेंट करा जाता है। एंड लास्ट, एक आज के युग में जो इंडिकेशन नया है, वो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे बस की नहीं है कि मैं हर रोज 1 गोली खाऊं, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट को कंप्लायंस नहीं कर सकता, कंप्लायंट नहीं रह सकता, आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। दिस इज ऑल्सो अनदर इंडिकेशन फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें, सर्जिकल ट्रीटमेंट बेसिक इज कि हमें गदूद को हटा देना है, प्रोस्टेट को रिमूव कर देना है जो प्रोस्टेट बढ़ गया है। तो उसकी अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग तरीके हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड जो उसका तरीका ट्रीटमेंट है वो है ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसे TURP भी कहते हैं। इसका मतलब है ट्रांसयूरेथ्रल, मतलब हम यूरेथ्रा से यानी पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के गदूद को हटा देते हैं, उसको ये है। दूसरा तरीका है सिंपल ओपन प्रोस्टेटेक्टमी कर देना, लेप्रोस्कोपिक या रोबोट की मदद से प्रोस्टेट को हटा देना। तीसरा है ट्रांसयूरेथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट, यूरेथ्रा के अंदर से जाके प्रोस्टेट पे छोटे छोटे कट्स लगा दिए जाते हैं, उससे प्रोस्टेट रिलीज हो जाता है।
और चौथा इंडिकेशन, वो चौथा सर्जरी जो करी जाती है जो कि काफी कॉमन है, अपब्रिंगिंग है, वो है ट्रांसयूरेथ्रल वेपोराइजेशन ऑफ प्रोस्टेट, जिसको TUVP कहते हैं। इस सर्जरी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। नॉर्मली जो हम स्टेट पढ़ते हैं वो 3 स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी एक नई स्टेट, 4th स्टेट ऑफ मैटर जो है वो है दैट इज प्लाज्मा। तो इस विधि में, TUVP की विधि में, प्रोस्टेट को, सॉलिड प्रोस्टेट ग्लैंड को मशीन के द्वारा, दूरबीन के द्वारा हम प्रोस्टेट को वेपराइज कर देते हैं, वहां से गायब कर देते हैं, 4th स्टेट ऑफ मैटर में यानी प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव है, ये हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं, हम लोग इसी ट्रीटमेंट से मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि कितना भी बड़ा प्रोस्टेट हो उसको इस विधि से करा जा सकता है। अब मरीज को अगले दिन ही छुट्टी दी जाती है। कोई मरीज एंटीकोगुलेंट्स पे हो यानी खून पतला करने की दवाई पे हो, जो कि जिसके लिए सर्जरी के लिए, ऑफ कोर्स वो सर्जरी के लिए फिट है, बट किसी मेडिकल रीजन की वजह से उसमें बड़ी सर्जरी नहीं की जा सकती, तो उसको मरीजों को TUVP करा जा सकता है। और कुछ सर्जरीज प्रोस्टेट की, जैसे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल लिफ्ट, ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी या रेडजन थेरेपी जो आजकल चल रही है, वाटर वेपर थर्मल थेरेपी, और लेजर न्यूक्लिएशन, होलेप या थूलियम लेजर से करने वाला न्यूक्लिएशन भी इसके माध्यम है। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आप किस सेंटर पे करा रहे हैं, किन डॉक्टर साहब से करा रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन एक्सपर्टीज एंड प्रेफरेंस ऑफ द डॉक्टर हु इज ट्रीटिंग यू। ऑल आर इक्वली गुड। अब हमें करना क्या चाहिए प्रोस्टेट अगर हो गया? कुछ लोग बात पूछते हैं, डॉक्टर साहब हम क्या करें, क्या परहेज करें, क्या परहेज ना करें। कोई खास इसमें परहेज का, डाइटरी मॉडिफिकेशन का कोई भी रोल नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान रखनी है वो हमें लाइफस्टाइल में थोड़े से मॉडिफिकेशन करने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि शाम को 5-6 बजे के बाद कुछ भी लिक्विड डाइट नहीं लेनी, ना दूध, ना चाय, ना ज्यादा पानी। सोने से 2 घंटे पहले कुछ भी लिक्विड ना लें। और कुछ लोगों को आदत होती है बेड साइड पे सिरहाने के साथ पानी रख के सोने की, आंख खुली रात में किसी वजह से घट से पानी पिए, उस आदत से बचें। पानी को रात में रख के सो ही मत। अपनी वेस्ट का साइज इंक्रीज ना होने दें, यानी मोटापा ना आने दें। सिगरेट बीड़ी का सेवन ना करें। कुछ दवाइयां जैसे हार्ट की कंडीशन में डायरेटिक्स दी जाती हैं, सर्दी खांसी में डीकंजेस्टेंट दिए जाते हैं, उनको रात में इफ पॉसिबल कंसल्ट विद योर फिजिशियन, क्या रात में उनको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट वाले मरीजों में थोड़ा दिक्कत देती है, बार बार उठाते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिन में भी हमें थोड़ा कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, इसका सेवन कम से कम करना चाहिए। कुछ लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ और हर पेशेंट को चाहता हूँ वो एटलीस्ट फॉलो करना लगे, वो ये है, अपने दिन की शुरुआत करें 1 गिलास नींबू पानी से, वो भी बिना चीनी डाल के, जस्ट नमक डाल के। दूसरा, 45 मिनट्स की रेगुलर एक्सरसाइज जरूर से जरूर करें, चाहे वो योगा करें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, गेम खेलें, स्विमिंग करें, कुछ भी करें, बट जरूर करें। 10 भीगे हुए बादाम और 10 भीगी हुई किशमिश जरूर खाएं। 1 खीरा जरूर लें, 1 केला अगर हो सकता है केला जरूर खाएं, 1 कोकोनट वाटर अगर पिए तो बहुत अच्छा है। अपने आटे में चना, बार्ले, बाजरा सब मिला के फाइबर रिच डाइट लें और 10 से 15 गिलास पानी जरूर से जरूर पिएं। थैंक यू।